नवापुर नाम के एक छोटे से गांव में मोहन अपनी पत्नी सरला और अपनी 12 साल की बेटी मुन्नी के साथ एक जर्जर से घर में रहता था। मोहन और उसका परिवार दिन रात मुश्किलों में ही जीवन गुजार रहे थे। सरला गांव के ठाकुर के घर काम करती थी और मोहन खुद दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था। यूं तो नवापुर में हर साल सर्दियों में तापमान -5 डिग्री तक चला जाता था, लेकिन इस बार तो जैसे आसमान ही टूट पड़ा हो। इस साल की सर्दी के साथ साथ आंधी और लगातार तेज बारिश ने ऐसा कहर ढाया था कि ठंड और तूफानी बारिश ने गांव के लोगों की कमर ही तोड़ दी थी। किसी भी वक्त, दिन हो या रात, तेज बरसात, बर्फीली हवा और डराने वाली आंधी का ऐसा तांडव चलता था कि गांव वाले ठंड और तूफानी मौसम से बुरी तरह सहमे और परेशान थे। देख रही हो सरला, इस साल कितनी बुरी ठंड और तूफानी बारिश पड़ रही है। इतनी तेज बरसात और चुभती ठंडी हवा में काम करना अब तो बहुत ही मुश्किल हो गया है। घर से बाहर कदम रखते ही पैरों में बर्फ जैसी जकड़न पड़ने लगती है। इतनी भयंकर ठंड और बरसात में तो बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। ना जाने इस साल की ये सर्दी कैसे कटेगी। हाँ मोहन, इस बार तो ठंड के साथ साथ बारिश भी अपना पूरा कहर डाल रही है। न जाने हम गरीबों का इस सर्दी में क्या होगा। तभी उनकी बेटी मुन्नी अपने पिता से बोली, पापा, मैं भी आज आपके साथ खेत पर चलूंगी। मैं देखना चाहती हूँ कि आप इतने तूफान और बरसात में खेत पर कैसे काम करते हो। नहीं मुन्नी, बाहर बहुत ज्यादा ठंड है। इतनी खतरनाक सर्दी और तेज आंधी बारिश में बाहर जाना ठीक नहीं है। तुम अपनी माँ के साथ घर के अंदर ही रहो। घर में रहोगी तो सुरक्षित भी रहोगी। नहीं बाबा, मैं भी आपके साथ खेत पर चलूंगी। ले चलो ना बाबा। माँ बाबा से बोलो ना कि मुझे भी खेत पर ले जाए। मैं भी देखना चाहती हूँ कि वहाँ क्या क्या होता है और मैं आपकी कुछ मदद भी कर दूंगी। प्लीज बाबा, मुझे भी साथ ले चलो ना। मुन्नी, जिद मत कर बेटा, बाहर बहुत ज्यादा ठंड है। इतनी तेज आंधी और बरसात में अगर तू बाहर गई ना तो तेरी तबीयत बिगड़ जाएगी और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं बचे कि तेरी बीमारी का ठीक से इलाज करवा सकें। ऊपर से साहूकार ने इस महीने की मजदूरी भी नहीं दी। न जाने इस हफ्ते घर का राशन कैसे आएगा। इसलिए मेरी बात मान और घर के अंदर ही रह। सरला, ये क्या सुन रहा हूँ? घर का राशन खत्म हो गया है और तुमने मुझे बताया भी नहीं। इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई? मैं बताना चाहती थी मोहन, पर हर बार तुम्हारी परेशानियां देखकर रुक जाती थी। घर में आटा बस 1 दिन का बचा है। दाल तो पूरी तरह खत्म हो चुकी है और सब्जियां तो पिछले 10 दिनों से घर में नहीं पकी हैं। मैंने सोचा था कि शायद साहूकार कल परसों तक पैसे दे देगा तो सब ठीक हो जाएगा। इसी उम्मीद में मैंने कुछ नहीं कहा। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। अगर परसों तक पैसे नहीं मिले तो हम खाएंगे क्या? और अगर मुन्नी बीमार पड़ गई तो हालत और बिगड़ जाएगी। नहीं नहीं, मैं कल सुबह ही साहूकार से बात करने जाऊंगा। मोहन की चिंता और बढ़ती जा रही थी। नवापुर में तो वैसे भी कड़ाकी की सर्दी, तेज आंधी और लगातार बारिश ने जिंदगी को नर्क बना रखा था और ऊपर से राशन खत्म होने की बात ने उसके दिल को और ज्यादा हिला दिया था। बाबा, अगर पैसे नहीं है तो हम खेत से कुछ ला सकते हैं ना? जैसे उस दिन आप अनाज लेकर आए थे और माँ ने रोटियाँ बनाई थी। इस बार भी ऐसा कर सकते हैं ना? नहीं मुन्नी, वो अनाज तो हमने पिछले साल ही बेच दिया था। उसी से कर्ज का थोड़ा हिस्सा चुकाया था। इस बार की फसल तो पहले ही बर्बाद हो चुकी है और अब ये जबरदस्त ठंड, तेज आंधी और बरसात सब कुछ चौपट कर चुकी है। मोहन, मैं एक बात सोच रही थी, क्या हम मुखिया जी से मदद मांग सकते हैं? उन्होंने पिछले ही महीने गांव वालों को राशन देने का वादा किया था। अगर वो थोड़ा भी मदद कर दें तो कुछ दिन का गुजारा हो जाएगा। सरला और मोहन दोनों ने तय किया कि अब अगला कदम मुखिया जी से मदद मांगने का होगा। उनकी बस एक ही कोशिश थी, किसी तरह इस मुश्किल भरी सर्दी और तूफानी मौसम में अपने परिवार को बचाया जाए। कड़ाके की ठंड, तेज बरसात और झोंके मारती आंधी से पहले ही उनका जीवन डगमगाया हुआ था। ऊपर से भूख की मार ने मोहन का मन और भारी कर दिया। मोहन ने सरला और मुन्नी से कहा, सरला, तुम मुन्नी के साथ घर के अंदर ही रहना। इस कड़ाके की ठंड में बाहर मत निकलना। मैं मुखिया जी के घर जा रहा हूँ मदद मांगने। इतना कहकर मोहन बर्फ जैसी चुभती ठंडी तेज हवा और तूफान का सामना करते हुए मुखिया के घर की ओर निकल पड़ा। मोहन तेज ठंडी हवा में कांपते हुए मुखिया जी के दरवाजे पर पहुंचा। मुखिया जी,
हमारी हालत बहुत खराब है। घर में खाने को कुछ नहीं बचा। इस बर्फ जैसी ठंड और तूफानी बारिश की वजह से काम भी नहीं मिल पा रहा। अगर आप थोड़ी सी भी मदद कर दें तो भगवान आपका भला करे। मुखिया ने तिरस्कार भरी नजर से मोहन को देखा और बोला, मोहन, ये मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है, ये तेरी जिम्मेदारी है, तू ही समझ। तुम जैसे गरीबों को तो अब आदत ही पड़ गई है, जब मन किया मुंह उठाकर भीख मांगने चले आते हो। मोहन ने हाथ जोड़कर मुखिया से बोला, ऐसा मत कहिए मुखिया जी। मेरा परिवार पिछले 3 दिनों से भूखा है। मैं मेहनत से कमाने वाला आदमी हूँ, पर इस बार हालात ने मजबूर कर दिया है। बस कुछ दिनों का राशन मिल जाए, हम खुद को संभाल लेंगे। चुप कर, गरीब है तो अपनी गरीबी में जीना सीख। यहाँ आकर रोने से कुछ नहीं बदलेगा। मेरे पास फालतू का समय नहीं है, निकल यहाँ से। मुखिया जी, आप इस गांव के बड़े हो, अगर आप ही हमारी मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा? मोहन की यह बातें सुनकर मुखिया और भड़क गया। हरिया, अरे ओ हरिया, इसे बाहर निकाल और आइंदा से इसे मेरे घर में पैर भी मत रखने देना। मुखिया ने अपने नौकरों से धक्के मारकर मोहन को अपने घर से बाहर निकलवा दिया। मोहन भारी मन से, कांपते हुए कदमों से मुखिया के घर से लौट पड़ा। आसमान में काले बादल गहरे हो गए थे। अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, जिसमें बर्फ जैसी ठंड मिली हुई थी। तेज हवा के झोंके मोहन को हिलाकर रख दे रहे थे। रास्ते में वह पूरी तरह भीग चुका था। सर्द हवाएं उसके शरीर में ऐसे लग रही थीं जैसे हड्डियों तक को जमा दें। वह थकान, ठंड और निराशा के बोझ से दबा हुआ किसी तरह अपने घर तक पहुंचा। घर पहुंचकर मोहन ने किसी से एक शब्द भी नहीं कहा। वह बस चुपचाप अपने गीले कपड़ों में ही बिस्तर पर लेट गया। थकान और निराशा से घिरा मोहन तुरंत गहरी नींद में चला गया, मानो अब उसके पास सोचने की भी हिम्मत नहीं बची हो। अगली सुबह जब सरला मोहन को जगाने आई तो उसने देखा कि मोहन एकदम शांत पड़ा है। उसने कई बार आवाज दी, मोहन, ओ मोहन, उठो। लेकिन मोहन ने कोई जवाब नहीं दिया। सरला घबराई हुई आवाज में मोहन को फिर से जगाते हुए बोली, मोहन, उठो। देखो, आज थोड़ी धूप भी निकली है। मोहन जी, सुन रहे हो ना? उठो ना। लेकिन मोहन अब हमेशा के लिए शांत हो चुका था। कड़ाके की ठंड, भूख और तूफानी रात ने उसकी जान छीन ली थी। अगले ही पल सरला की दर्द भरी चीख पूरे घर में गूंज उठी। हे भगवान, ये क्या हो गया? आप हमें इस हाल में अकेला छोड़कर कैसे चले गए मोहन जी? आपने तो कहा था सब ठीक हो जाएगा। सरला के रोने की आवाज सुनकर पड़ोस के लोग भी जमा हो गए। किसी तरह गांव वालों की सहायता लेकर मोहन का अंतिम संस्कार किया गया। सरला और उसकी बेटी की मानो पूरी दुनिया ही उजड़ गई हो। माँ, पापा हमें छोड़कर क्यों चले गए? उन्होंने कहा था कि सब ठीक हो जाएगा। अब हमारी मदद कौन करेगा? अब ना उनके पास खेत बचा था, ना पैसे, और ना ही घर में एक भी खाने का दाना। हर पल मोहन की यादें सरला और मुन्नी को अंदर तक तोड़ देती। भूख, कड़ाके की ठंड और बरसते पानी ने उनका जीना और भी मुश्किल बना दिया था। एक दिन जमींदार अपने 2 नौकरों के साथ सरला के घर पहुंचा। उसके चेहरे पर गुस्सा और घमंड साफ दिख रहा था। जमींदार साहब, आप यहाँ, क्या बात है? बात ये है सरला कि तुम्हारा कर्ज अब मेरी सहन शक्ति के बाहर हो चुका है। मैंने तुम्हें पहले ही 8 दिन का समय दिया और अब मेरा सब्र खत्म हो चुका है। जमींदार साहब, हमसे जो बन पड़ रहा है हम कर रहे हैं, पर अभी तक पैसे नहीं जुटा पाए। थोड़ा और वक्त दे दीजिए। सरला, मुझे बहाने मत सुनाओ। मैं तुम्हें सिर्फ 8 दिन और दे रहा हूँ। अगर इन 8 दिनों में कर्ज नहीं चुकाया तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। जमींदार की यह बातें सुनकर सरला का दिल जैसे टूट गया। उसका पति मोहन पहले ही उसकी जिंदगी से चला गया था। अब वह पूरी तरह अकेली थी और इन मुश्किल हालातों से लड़ने के लिए मजबूर। सरला घर के एक कोने में बैठी सोच रही थी, अब वह क्या करेगी। उसकी आंखें बार बार अपने टूटे हुए घर और खाली जीवन की ओर जाती थीं। उसी घबराहट भरी शाम में उसके दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। दरवाजे पर खड़ी थी सरला की बचपन की सहेली सुमन, जो बरसों पहले नवापुर छोड़कर शहर चली गई थी। अब वह एक अमीर औरत बन चुकी थी। सरला उसे देखकर हैरान रह गई। सुमन दीदी, आप यहाँ इतने सालों के बाद? हाँ सरला, मुझे तुम्हारे हालात के बारे में पता चला
सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन अब तुम अकेली नहीं हो। मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। सुमन की यह बात सुनकर सरला की आंखों में आंसू भर आए। सुमन दीदी, मैं बहुत मजबूर हूँ। जमींदार ने सिर्फ 8 दिन का वक्त दिया है कर्ज चुकाने के लिए, लेकिन मेरे पास न खेत है न पैसे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। सुमन ने तुरंत अपनी पर्स से एक मोटी रकम निकाली और सरला के हाथों में दे दी। सरला, ये पैसे लो। अपनी माँ को मैं अपना परिवार मानती थी और तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो, इसलिए यह पैसे लो और जाकर जमींदार का कर्ज चुका दो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। दीदी, आपने मुझे और मुन्नी को नई जिंदगी दी है। मैं कभी आपका यह एहसान नहीं भूलूंगी। अगले ही दिन सरला जमींदार के घर पहुंची और उसने जमींदार का कर्ज चुका दिया। जमींदार यह देखकर हैरान रह गया। इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? ये मेरे परिवार के लिए किसी फरिश्ते का तोहफा है। आपको आपके पैसे मिल गए ना, बस अब मुझे चैन से जीने दीजिए। इतना कहकर सरला ने वहाँ से विदा ली। अब उसके पास न केवल जमींदार के कर्ज से आजादी थी, बल्कि सुमन जैसी सहेली का साथ भी था, जिसने उसकी जिंदगी में नई रोशनी ला दी। सरला ने अपने पास बचे हुए थोड़े से पैसों से एक समोसे की छोटी सी दुकान शुरू की, ताकि वह अपने लिए कुछ पैसे कमा सके। ग्राहकों के अच्छे समर्थन और प्यार की वजह से उसकी आमदनी भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। आमदनी ठीक होने के बाद उसने अपनी बेटी मुन्नी को स्कूल भेजना भी शुरू किया। हालांकि अब भी वह अपने पति मोहन को हर पल याद करती थी और उसकी कमी महसूस करती थी। कुछ सालों बाद मुन्नी अब बड़ी हो चुकी थी। एक दिन वह घर आई और गर्व से बोली, माँ, अब से आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है। मैं अब एक सरकारी स्कूल में टीचर बन गई हूँ। अब से आप बस आराम करोगी। यह सुनकर सरला की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। उसने मुन्नी को गले लगाते हुए कहा, मुन्नी, आज तुमने मेरे सारे सपने पूरे कर दिए। मैं तुम पर गर्व महसूस कर रही हूँ। और इस तरह सरला और उसकी बेटी मुन्नी का जीवन कड़ी मेहनत, संघर्ष और मुश्किलों के बाद खुशहाल और उज्जवल हो गया। शांतिपुर एक छोटा गांव, जहां कच्ची सड़कों पर धूल उड़ रही थी। गांव के चौराहे पर गोपाल, एक गरीब किसान, अपनी पुरानी बैलगाड़ी के पास खड़ा था। उसकी आंखों में थकावट थी, लेकिन साथ ही उम्मीद की एक हल्की किरण भी थी। पास में ही कुछ लोग बात कर रहे थे। कितनी मेहनत की, फिर भी आज घर में खाने के लिए कुछ नहीं। कल रात मेरे छोटे छोटे बच्चे भूखे सो गए। भगवान, अब तू ही सहारा है। इतने में हरिया, गोपाल का पुराना दोस्त आता है। उसके कपड़े भी फटे पुराने थे। वह गोपाल को देखकर रुकता है। गोपाल भाई, क्या हाल है? बड़े परेशान दिख रहे हो। क्या बताऊं हरिया, इस बार फसल भी खराब हो गई, ऊपर से जमींदार का कर्ज। समझ में नहीं आता क्या करूं। सच कहूं तो हाल हमारा भी कुछ ऐसा ही है। पूरे गांव की हालत खराब है, मगर सुना है शहर में काम मिल सकता है। वहां जाने की सोच रहा हूं। शहर? वहां क्या करेंगे? अपना गांव छोड़कर जाना आसान नहीं है। सही कह रहे हो, मगर यहाँ रहकर क्या करेंगे? कम से कम बच्चों को रोटी तो मिलेगी। सुना है शहर में एक बड़ी फैक्ट्री खुली है। ठीक है, चलो देखते हैं। गोपाल घर आता है। उसकी पत्नी राधा चूल्हे के पास बैठी थी। चूल्हे में आग नहीं जल रही थी और बच्चे कोने में चुपचाप खड़े थे। कुछ हुआ? कुछ खाने का इंतजाम हुआ? नहीं, लेकिन हरिया ने एक बात बताई। वह शहर जाने की सोच रहा है। सोच रहा हूँ मैं भी चला जाऊं। शहर? हम जैसे लोग वहाँ क्या करेंगे? तुम्हें शहर का हाल पता है? वहाँ लोग कितनी मुसीबतों में रहते हैं। यहाँ भी तो भूखे ही मर रहे हैं। कम से कम कोशिश तो करेंगे। बच्चों के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। राधा चुप हो जाती है। कुछ देर सोचती है। इसके बाद वह कहती है, अगर तुम्हें लगता है कि यह सही है तो जाओ, लेकिन वादा करो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। वादा करता हूँ राधा, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। आखिर तुम्हारे और बच्चों के सिवाय मेरा है ही कौन। अगले दिन सुबह की हल्की धूप। गोपाल और हरिया अपने छोटे छोटे सामान के साथ गांव के बाहर निकल जाते हैं। गांव के कुछ लोग उन्हें जाते हुए देख रहे होते हैं। शहर जा रहे हो, पता भी है वहाँ का हाल कैसा है। जो भी हो, यहाँ से बेहतर ही होगा। गोपाल और हरिया दोनों धीरे धीरे गांव से दूर होते जाते हैं। उनकी आंखों में उम्मीद होती है, लेकिन दिल में डर। शाम का समय, बस शहर के स्टैंड पर रुकती है। गोपाल और हरिया बस से उतरते हैं। उनके चेहरे पर थकावट होती है।
गोपाल हैरानी से चारों ओर देखता है। भीड़, शोर, रोशनी और भागती जिंदगी। हरिया, इतना बड़ा शहर, यहाँ तो लोग चींटियों की तरह भाग रहे हैं। पता नहीं हम यहाँ कैसे रह पाएंगे। डरने की बात नहीं है गोपाल, बस हमें अपना काम ढूंढना है। सुना है वो फैक्ट्री यहीं पास में ही है, चल पहले वहीं चलते हैं। दोनों धीरे धीरे शहर की भीड़ में आगे बढ़ते हैं। पीछे गांव की यादें धुंधली होती जाती हैं। गोपाल और हरिया फैक्ट्री के बड़े गेट पर पहुंचते हैं। गेट के पास एक चौकीदार खड़ा होता है जो उन्हें अंदर जाने से रोकता है। कौन हो तुम लोग और कहाँ जा रहे हो? साहब, हमने सुना है कि यहाँ मजदूरों की जरूरत है। हम काम की तलाश में आए हैं। अभी तो कोई भर्ती नहीं हो रही। कल सुबह आना और ठेकेदार से बात कर लेना। भाई साहब, हमें काम की सख्त जरूरत है। हम बहुत दूर से आए हैं। देखो, मेरी बात मानो। कल ठेकेदार जी आएंगे, तुम लोग उनसे बात कर लेना। वह आज तुमसे नहीं मिल पाएंगे। और सुनो, रात में यहाँ रुकने की जगह नहीं मिलेगी। स्टेशन के पास ही एक धर्मशाला है, वहां चले जाओ, सुबह आना। गोपाल और हरिया धर्मशाला में चले जाते हैं। वहां जगह छोटी और गंदी होती है। लोग फर्श पर चादर बिछाकर सो रहे थे। वे दोनों कोने में जगह ढूंढकर बैठ जाते हैं। हरिया, क्या यह सही फैसला था? यहाँ तो सांस लेना भी मुश्किल है। गोपाल, यह सब मुश्किलें हमें मजबूत बनाएंगी। सोचो, अगर हमें काम मिल गया तो बच्चों का भविष्य सुधर सकता है। बस एक रात की बात है। अगली सुबह गोपाल और हरिया ठेकेदार के पास जाते हैं। दोनों ठेकेदार के सामने खड़े हो जाते हैं। ठेकेदार मोटा और खड़ूस इंसान होता है। वह दोनों को ऊपर से नीचे तक घूरता है। तुम लोग कहाँ से आए हो? साहब, हम गांव से आए हैं। मजदूरी का काम जानते हैं। गांव से आए हो? यहाँ गांव जैसा आराम नहीं मिलेगा। मेहनत करनी पड़ेगी। कर सकोगे? साहब, हम कुछ भी करेंगे, बस हमें काम दे दीजिए। ठीक है, आज से काम शुरू करो। लेकिन याद रखना, देरी से आए या कोई गलती हुई तो नौकरी से निकाल दूंगा। गोपाल और हरिया को फैक्ट्री में भारी बोरे ढोने का काम मिलता है। दोनों सुबह से शाम तक बिना रुके मेहनत करते हैं। लगातार मेहनत की वजह से गोपाल के शरीर में दर्द होने लगता है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारता। यार, काम मुश्किल है, लेकिन कम से कम अब बच्चों का पेट तो भर सकेगा। देखा, मैंने कहा था ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बस अब धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। शाम ढलते ढलते दोनों धर्मशाला लौटते हैं। दिन भर की मेहनत से दोनों का शरीर टूट चुका होता है। धर्मशाला की अगली सुबह गोपाल अपनी जगह से उठता है। उसका शरीर दर्द से अकड़ जाता है। हरिया भी जाग जाता है। दोनों अपनी थकी हुई आंखों से एक दूसरे को देखते हैं। हरिया, ये बोरे ढोने का काम आसान नहीं है। ऐसा लगता है जैसे पूरे शरीर की हड्डियां टूट गई हों। भाई, शहर में यही जिंदगी है। मेहनत करो और आगे बढ़ो। पहली तनख्वाह हाथ में आएगी, तब तुझे असली संतोष मिलेगा। चल, देर हो रही है। फैक्ट्री में काम का माहौल। मजदूर जल्दी जल्दी बोरे ढो रहे थे। हवा में पसीने और धूल की महक। गोपाल और हरिया भी उन्हीं में जुटे हैं, थके हुए मगर काम में डटे हुए। तभी अचानक एक सुपरवाइजर गुस्से में आता है। अरे, इतनी धीमी रफ्तार से काम करोगे तो सब नुकसान हो जाएगा। जल्दी करो। साहब, पूरी कोशिश कर रहा हूँ, बस थोड़ा शरीर थक गया है। थकान का बहाना यहाँ नहीं चलेगा। तुम जैसे लोगों की वजह से फैक्ट्री का नुकसान होता है। ध्यान रखना, वरना काम से निकाल दूंगा। गोपाल चुपचाप सिर झुकाकर फिर से बोरे ढोने लगता है। उसके चेहरे पर अपमान की लकीरें होती हैं। हरिया दूर से ये सब देख रहा होता है। इनकी बातों का बुरा मत मान गोपाल, हमें बस चुपचाप अपना काम करना होगा। कई दिन बीत जाते हैं। मजदूरों के चेहरों पर थकावट के साथ उत्सुकता झलक रही होती है। आज तनख्वाह का दिन होता है। लाइन में मजदूर खड़े होते हैं, अपने अपने लिफाफे लेने के इंतजार में। गोपाल और हरिया भी उसी लाइन में खड़े होते हैं। गोपाल की बारी आती है। वह अपना लिफाफा लेता है, उसे खोलता है और पैसे देखकर खुश हो जाता है। हरिया देख, इतने दिन की मेहनत के बाद ये पैसे। अब बच्चों को कुछ भेज सकूंगा, राधा को बता सकूंगा कि मैं यहाँ बेकार नहीं हूँ। हाँ भाई, ये शुरुआत है। अब मेहनत से सब कुछ बदल सकता है। यार हरिया, ये पैसे मैं घर भेजना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, शहर में खुद के लिए भी कुछ बचा लेना चाहिए। मेरी जरूरतें क्या हैं? बच्चों की भूख मिट जाए, यही काफी है। अगले दिन गोपाल को
राधा का एक खत मिलता है। वह खत खोलता है और पढ़ता है। राधा लिखती है, गोपाल, पैसे मिल गए। बच्चों ने पेट भरकर खाना खाया। पहली बार कई दिनों बाद उनके चेहरों पर मुस्कान देखी। तुम्हारे बिना सब अधूरा है, पर तुम्हारी मेहनत का फल मिल रहा है। खत पढ़ते हुए गोपाल की आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं। गोपाल, मैंने सुना है कि कल फैक्ट्री में कोई घोषणा होने वाली है। अच्छा चलो, वो कल पता चलेगा। फैक्ट्री में सुबह का समय। मजदूर काम में लगे हुए थे। गोपाल और हरिया भी बोरे उठा रहे थे। तभी सुपरवाइजर तेजी से अंदर आता है। सुनो सब लोग, अगले हफ्ते से काम कम है। मालिक ने आदेश दिया है कि अब से रोज काम नहीं मिलेगा। बीच बीच में छुट्टी भी रहेगी, तो जिसे मंजूर हो वही यहाँ रहे। मजदूर आपस में खुसुर पुसुर करने लगते हैं। माहौल में बेचैनी फैल जाती है। गोपाल और हरिया भी चिंता में पड़ जाते हैं। यह तो अन्याय है हरिया। पहले ही हमारी मेहनत का सही पैसा नहीं मिलता और अब काम भी कम कर दिया। लेकिन क्या करें गोपाल, यहाँ विरोध करने का मतलब है नौकरी से हाथ धोना। अगर काम छूट गया तो बच्चों का क्या होगा? गोपाल की आंखों में संघर्ष की भावना झलकती है। हर मुश्किल के बीच भी उसने उम्मीद की डोर नहीं छोड़ी थी। वह चुपचाप अपने काम में लग जाता है। इस प्रकार काम करते हुए काफी समय बीत जाता है। रात का समय। गोपाल फर्श के एक कोने में बैठा था। उसके पास एक पुराना मुड़ा हुआ कागज होता है, जिस पर उसने गांव में एक छोटी दुकान खोलने का सपना लिखा था। हरिया धीरे से उसके पास आकर बैठता है। क्या देख रहा है गोपाल? ये मेरा सपना है हरिया। गांव में एक छोटी सी दुकान खोलनी है और बच्चों को पढ़ाना है। इस शहर में आकर मैंने सीखा है कि सपनों को पूरा करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। कई महीने बीत जाते हैं। गोपाल और हरिया ने मेहनत से कुछ पैसे बचा लिए थे। अब गोपाल के मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, घर लौटने का। यार हरिया, अब मैं वापस गांव जाना चाहता हूँ। फैक्ट्री से जो मैंने कमाया उससे अब मैं अपना काम शुरू कर सकता हूँ। गोपाल, तेरे बिना यहाँ सब अधूरा लगेगा, पर मैं खुश हूँ कि तू अपने सपने पूरे करने जा रहा है। बस कभी कभी खत भेज देना। गोपाल गांव लौटता है। घर के बाहर राधा और बच्चे खड़े थे। गोपाल के हाथ में एक बैग था, जिसमें बचाए हुए पैसे और बच्चों के लिए कुछ खिलौने थे। बच्चे दौड़कर गोपाल से लिपट जाते हैं। गोपाल, तुमने हमारा भरोसा नहीं तोड़ा। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ राधा, अब हम अपने पैरों पर खड़े होंगे। शहर में बहुत कुछ सीखा है मैंने। अब हमारी जिंदगी बदलने का वक्त आ गया है। गांव में गोपाल अपनी बचत से एक छोटी दुकान खोलता है। राधा और बच्चे उसकी मदद करते हैं। गोपाल दुकान में खाने पीने का सामान, कुछ खिलौने और रोजमर्रा की चीजें रखता है। गांव के लोग खरीदारी करने आते हैं। गोपाल, तुमने सही किया। जो शहर से लौट आए, अब हमें यह सब सामान खरीदने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। अरे काका, मैं बस अपनी मेहनत और गांव वालों के भरोसे से यह काम कर रहा हूँ। कई महीने बाद गोपाल की दुकान अब अच्छी चल रही थी। एक शाम गोपाल और राधा घर के बाहर बैठकर बातें कर रहे हैं। गोपाल, तुमने जो सोचा था वह सच कर दिखाया। अब बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित है। राधा, मैंने जो मुश्किलें देखी वह मुझे हमेशा याद रहेंगी, लेकिन उन मुश्किलों ने ही मुझे मजबूत बनाया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे अपनी जिंदगी में कोई कमी महसूस ना करें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए।